नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 2024 में कराए जाएंगे उनके ऊपर जो जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 30 वीडियो आने वाली है। उन 30 में से आज आप 3rd वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये 30 सीरीज के आप वीडियो देख रहे हैं, ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है इनके कंटेंट। तो जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहे वो इंग्लिश पीडीएफ पढ़ सकता है, जो हिंदी में पढ़ना चाहे वो हिंदी में पढ़ सकता है। नेक्स्ट वीडियो यानी जब 4था वीडियो आएगा, है ना, तो उनके जो टास्क रहेंगे वो नोट कर लीजिए। टास्क रहेगा आपका ई बुक का 30 से 45 पेज के बीच जो है आपको पढ़ना है, याद करना है। प्रीवियस टास्क क्या था हमारा, जो है 15 से 30 पेज नंबर तक का जो टास्क है दिया गया था, जिसके 25 वन लाइनर क्वेश्चन आप इसी वीडियो में नीचे देखेंगे जो लिखी गई है, जैसा कि आप अभी देखें। ठीक है, अगर आपको टुडे एग्जाम की कोई भी कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए, तो एकमात्र ठिकाना ये मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी नंबर का लिंक क्रिएट करके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक के थ्रू भी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। एक्टिव प्लान की बात करें तो सबसे पहले जो अभी आपने टास्क देखा कि कहाँ से दिया जा रहा है, तो हमारा है ना सिर्फ पढ़ाना ही मकसद नहीं, याद कराना भी है। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे ई बुक लिए हैं उनका भरपूर फायदा मिले, उनको याद भी कराऊं और टास्क दूंगा और सुनूंगा, तो आप थोड़ा न थोड़ा ख्याल करके आप पढ़ोगे जरूर, है ना। तो ये ई बुक है, आप ले सकते हैं। ये जो अभी आप 30 सीरीज वॉच कर रहे हैं, ये इसका बैनर है और ये रेलवे की क्लास की, जिसमें टोटल 30 क्लास उसमें भी आने वाली है और वो भी मात्र 49 रुपये में अवेलेबल है। तो जैसा आपको लगेगा वैसा आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, मैसेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में जो दिया गया था टास्क, वहीं से रहेगा, उसी पेज नंबर के बीच से रहेगा, आप लोग मिला लीजिएगा। जिनको आंसर आता है वो कमेंट कर सकते हैं, जो कमेंट ना करना चाहे, है ना, वो आपको पीडीएफ जब मैं दूंगा तो आंसर वहीं पे पीडीएफ के साथ आपको आंसर भी दे दी जाती है, जैसा कि आप देखे ही होंगे। ठीक है, और अपने आप को जरूर टटोलें कि मुझे कितना बना है। पिछले क्लास में एक बच्चे हैं जो 7-8 क्वेश्चन में से 3 का जवाब गलत ही दिए हैं, है ना। तो बहुत बुरा लगता है कि इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद भी आप अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे हो, और अधिकांश बच्चे जवाब भी दिए सही, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजों ने बंगाल में हुगली नदी के किनारे अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली? ये बंगाल की बात हो रही है, पहली फैक्ट्री है बंगाल में जो हुगली नदी के किनारे खोलते हैं। कब खोलते हैं आपको जवाब देना है। सोनल मानसिंह ओडिसी के अलावा और कौन सा नृत्य कर लेती है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको सोचना है, आप ही को देना है। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? महाभियोग का आर्टिकल 61 होता है, बता दूं थोड़ा सा। एस अगेंस्ट ओड्स नामक पुस्तक किस खिलाड़ी की है ना। इनके अलावा भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, नेट जीरो। रिचेल फ्लिंट अवार्ड 2023 या सर गारफील्ड अवार्ड 2023, ये दोनों अलग अलग जन को दिए गए हैं, तो किसे दिया गया है? शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में अलंकारों की कुल संख्या कितनी होती है? प्रसिद्ध धर्म सभा की स्थापना 1829 में किसके द्वारा किया गया था? हिमालय की ऊंचावच क्षेत्र यानी ऊंची पर्वतमालाओं के बीच में जो घास की मैदान होती है उसे क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं? मुद्रा आपूर्ति के चेन में सबसे कम तरलता किसकी होती है? जो चेन होते हैं M1, M2, M3, इस प्रकार से। एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? सौर ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम गांव कौन सा है? इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया जीतल किस धातु के बने हुए होते थे? भारत में सबसे पुराना मस्जिद कौन सा है? अष्ट धातु निर्मित नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित किए गए हैं? सोना और चांदी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 जो दिसंबर 2023 दिल्ली में कराया गया, उसमें कितने खेल को शामिल किया गया था? प्रसिद्ध मलाज खंड तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कडसा नृत्य, है ना, यह किस राज्य से संबंधित है? लोकटक झील किस प्रकार के झील का उदाहरण है? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? विशिष्ट द्वैतावाद के प्रतिपादक कौन है? कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला पीएम कौन है? तो ये आपके 25 क्वेश्चन है। आपसे जवाब डिमांड करता हूं, पीडीएफ के साथ, जवाब के साथ आपकी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगी, तो डोंट वरी, है ना। लेकिन पढ़ना ईमानदारी से, है ना, याद करना, थोड़ा बहुत बात मानना, आप टास्क के साथ चलते जाओ, कुछ ही दिन में आप अलग देखोगे खुद को। ठीक है, 2024 में किस पहले भारतीय क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट
कैरियर में 12,000 रन पूरा कर कीर्तिमान रचा है ना। पहला भारतीय क्रिकेटर है, 12,000 रन T20 फॉर्मेट में बना दिए हैं, ये है विराट कोहली। ठीक है, 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन है? रोहित शर्मा जी जो हैं ये 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, इनके अलावा एक सेकेंड थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो रोहित शर्मा जो है ये 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय हैं और 12,000 रन T20 में पहुंचने वाले विराट कोहली हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। IPL में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया है। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले हो गए हैं। किसके बाद? सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा के बाद। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा कि विराट कोहली वनडे क्रिकेट में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले हैं, तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया है? तो रिकी पॉन्टिंग आंसर करना है ना। रिकी पॉन्टिंग को तीसरे स्थान से धकेल के चौथे स्थान पे डाल दिया है और खुद तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक जो है बता ही दिए रन सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा सेकंड। हाल में ही जेम्स एंडरसन ने 700 विकेट पूरे किए अपने टेस्ट कैरियर में, है ना। IPL में सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। IPL में सबसे अधिक चौका लगाने का रिकॉर्ड अभी भी शिखर धवन के पास है, 750 से भी अधिक छक्का लगा दिए हैं। IPL में सबसे अधिक बार जो जीते हैं IPL ये चेन्नई सुपर किंग्स है और मुंबई इंडियंस है। दोनों 5-5 टाइम IPL का जो है ट्रॉफी अपने नाम किया है। 2024 का रिजल्ट आना अभी बाकी है। IPL में जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है वो 2.5 मिनट का होता है। ये भी क्वेश्चन आपके गेम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। फुटबॉल खेल में हाफ टाइम की अवधि जो है ये 15 मिनट की होती है और फुटबॉल खेल जो है ये आपके 90 मिनट में खेली जाती है। तो ये कुछ एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है। आइस हॉकी खेल में जब येलो कार्ड आपको दिखाया जाता है तो खिलाड़ी को कम से कम 5 मिनट तक जो है आपको मैदान से बाहर जाना पड़ता है, यानी खेल से बाहर जाना पड़ता है। ध्यान रहे ये आइस हॉकी है। अगर फील्ड हॉकी कहेगा तो उसमें येलो कार्ड का मतलब सिर्फ चेतावनी ही होता है, खेल से बाहर नहीं जाना होता है। भारत की तरफ से टेस्ट शतक लगाने वाले प्रथम लाला अमरनाथ हैं। वनडे शतक लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कपिल देव साहब हैं। प्रथम T20 शतक सुरेश रैना साहब के बल्ले से आया था। वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में होती है। 2023 सहित ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक 6 बार वर्ल्ड कप के विजेता रहे हैं। 2023 में भी यही रहे थे और उपविजेता भारत रहे थे। भारत दो बार वर्ल्ड कप जीते, 1983 और 2011 में, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। 2023 में भारत वर्ल्ड कप का पूर्ण रूप से मेजबानी की है। इससे पहले कई बार जो है भारत मेजबानी किए हैं, लेकिन आंशिक रूप से पार्शियली किए थे। लेकिन 2023 में टोटल समूचे मैच जो है इंडिया में ही करवाए गए थे। बात करें 2011 की तो 3 देश करवाया था, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। ठीक है, इनके अलावा T20 क्रिकेट में सबसे फास्ट 4,000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है अभी ऋतुराज गायकवाड़ ने किया है, जो CSK टीम के कप्तान हैं इस IPL में। इस IPL के कप्तान से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेरबदल है। इसके अलावा IPL में सबसे फास्ट 6,000 रन बनाने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम है। IPL में सबसे फास्ट 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है कगिसो रबाडा, अफ्रीकन है। IPL में सबसे फास्ट 100 विकेट लेने वाले भारतीय हर्षल पटेल है, जो RCB की तरफ से खेलते हैं। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के DPSP के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत दोनों की जो है भरपाई या पुष्टि करते हैं? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 48 जो है ये गांधीवादी में भी आएगा और आपका उदारवादी में भी आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नीति तत्व की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसे आर्टिकल 36 से 51 के बीच में रखा गया है। उद्देश्य की बात करें तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य होता है। यह 3 प्रकार के जो है कैटेगराइज किए गए हैं, गांधीवादी, उदार बौद्धिक और समाजवादी सिद्धांत। जो DPSP है ये परिवर्तनीय नहीं होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार जो है ये परिवर्तनीय होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कुछ अनुच्छेद हैं यहाँ पे जो DPSP के अंतर्गत आते हैं, जैसे अनुच्छेद 39 से समान विधिक एवं निःशुल्क विधिक न्याय देता है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 45
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। मैंने आपसे कहा था कि भारतीय संविधान में 3 जगह शिक्षा का जिक्र है। एक तो आर्टिकल 21 के ए में है जो मौलिक अधिकार में आएगा, फिर डीपीएसपी में आर्टिकल 45 है, और फिर आपका जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत 51 के ए के 11 है। तो ये 3 जगह आपको शिक्षा से संबंधित जिक्र देखने को मिलेगा। आर्टिकल 47 में नशीली दवाएं, जो नशीली पेय पदार्थ होते हैं उनकी जो है उन पे रोक है। आर्टिकल 48 ये पर्यावरण और मवेशी हत्या पर रोक है। आर्टिकल 49 जो मोन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, सार्वजनिक धरोहर होते हैं, उनकी रक्षा है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, अलगाव है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, और आर्टिकल 51 के ए जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो आर्टिकल 51 के ए जो है ये थोड़ा सा अलग है, डीपीएसपी से अलग रहेगा। ये 51 तक की बात करता है, बाद में कि मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये रख दिया हूँ। 51 के अलग चीज होता है और 51 अलग होता है। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे ऐड किया गया था, शुरुआत में 10 प्रकार के, ठीक है। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है ना, और इसे लास्ट में यानी आर्टिकल 51 के 1 के 11 में रखा गया है। तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार और डीपीएसपी कभी भी पुराना नहीं होगा, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए। आज से 30 साल बाद जब सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम होगी तब भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उन बच्चों का मौलिक अधिकार होगा। यह आर्टिकल 21 ए में कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि शिक्षा की जिक्र जो है 3 जगह है। वह कौन सा लोक नृत्य है जो तमिलनाडु के साथ साथ केरल में भी किया जाता है, जिसमें प्रमुख मुख्य रूप से महिलाएं घेरे में नृत्य करती है। आज मैंने इंग्लिश फॉन्ट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि एक तो टाइम का थोड़ा सा ये हो रहा है, दूसरा ये है कि जब मैं अंग्रेजी में टाइप करके दूंगा ही तो फिर यहाँ पे लिखने की कोई मतलब नहीं होती है। तो कुम्मी है ना, कुम्मी लोक नृत्य तमिलनाडु और केरल के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के द्वारा घेरा बनाते और ताली बजाते हुए किया जाता है। देखिए आजकल एग्जामिनर सिर्फ ये पूछ के नहीं रह जाता है कि अमुक लोक नृत्य किस राज्य की है, लोक नृत्य में क्या क्या होता है, वहाँ से जो करने के तरीके हैं, है ना, कौन कौन भाग लेते हैं, किस अवसर पे होते हैं, कितने दिन तक चलती है, ये सब खोजने चला है आजकल एग्जामिनर। तो आपको भी उसी हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। देखिए फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे ई बुक लिए हैं, मैं पूरे दुनिया को नहीं जानता, आप अच्छे से पढ़िएगा और इसकी जो है आपने 50-100 रुपया खर्च किया है तो उसका फ़ायदा पूरा आपको एग्जाम में लेना है भाई, है ना, पूजा करने के लिए नहीं लिए हैं आप। इसके अलावा पंजाब में महिलाओं के द्वारा की जाने वाली प्रमुख नृत्य कौन सा है, गिद्धा है, और वहीं एक भांगड़ा भी होता है, पंजाब में फेमस है ना। तो ये भांगड़ा सिर्फ पुरुष के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख लोक नृत्य है आपका घूमर। घूमर पूछा जाता है कि सबसे पहले किस समुदाय के द्वारा, तो भील समुदाय की महिलाएं ने स्टार्ट करी थी। ये भी गोल चक्कर में की जाने वाली नृत्य है, जो खास करके जो गणगौर फेस्टिवल होता है राजस्थान के अंदर, उस फेस्टिवल में ये नृत्य किया जाता है। वैसे तो हर एक लगभग हर जगह मतलब हर अवसर पे किया जाने वाला नृत्य है, लेकिन गणगौर में एक अलग महत्व है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम, इसमें भी सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। इसे जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का जो मोहिनी स्वरूप है उनको दर्शाया जाता है। असम में की जाने वाली नृत्य बगुरम्बा, इसमें भी महिलाएं ही भाग लेती हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान के अन्य नृत्य में आएंगे तो भवई। आपने भवई नृत्य देखा होगा कि महिलाओं के माथे पे जो है इस प्रकार की महिला, इसके माथे पे जो है काफ़ी सारे कलश जो है जल का पात्र होता है और उसे बैलेंस करते हुए नृत्य किया जाता है। तो ये भी समान अवस्था में महिलाएं के द्वारा ही किया जाता है, यानी भवई नृत्य में भी महिलाएं ही भाग लेती है। हालांकि इसमें वाद्य यंत्र जो है वो पुरुष बजा सकते हैं, लेकिन नृत्य जो है महिलाएं ही करते हैं। राजस्थान के अन्य नृत्य में चरी नृत्य भी प्रमुख है, ये भी महिलाएं के द्वारा ही किया जाता है। इस पर भी माथे पे एक पात्र को बैलेंस करते हुए नृत्य किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मार्च 2024 में किस शहर में देश का पहला LNG आधारित बस का संचालन शुरू किया गया है? अभी आपने CNG सुना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सुना है, ये LNG है, ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ठीक है। तो LNG से संचालित बस देश में सबसे पहले मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा जो है मतलब शुरू किया गया है ना। तो एकनाथ शिंदे यहाँ पे हो जाएगा, मुंबई शहर का नाम हो जाएगा जहाँ पे LNG संचालित पहली बार बस सेवा शुरू करी गई है। इसके अलावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो है ना, जो हुगली नदी में शुरू किया गया है, कोलकाता में होगा ऑब्वियसली, है ना। इसके अलावा आर्टिकल 44 अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो गया, ये पहले भी बता चुका हूँ। देश में सबसे लंबे ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन मोदी साहब 10 जनवरी 2024 को किए थे, और ये अरब सागर पर स्थित है, जो भारत में सबसे लंबी ब्रिज है, और इसकी लंबाई की बात करें 21.8 किलोमीटर है। इससे पहले भूपेन हजारिका ब्रिज हुआ करता था, लेकिन आज भी अगर आपसे पूछे कि नदी पर आधारित सबसे लंबी ब्रिज इंडिया में, तो भूपेन हजारिका ही होगा, क्योंकि नदी लगा के जो है आपको एक क्वेश्चन का आंसर बदल दिया उन्होंने। इनके अलावा नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ने के द्वारा पिछले साल मेथेनॉल से चलने वाली बस का अनावरण बंगलुरु में किया गया था, और ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछे गए थे पिछले साल। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये इसे वीवीआई करके रखेंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन को जो है वीवीआई करके रखेंगे। एलएनजी से चलने वाला बस सबसे पहले बंबई में चला। 2021 में 16वें जनगणना का विषय थीम क्या रखा गया है? तो 2021 में जो जनगणना हो रही है उसकी थीम रखी गई है जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या रखा गया है? जन भागीदारी से जन कल्याण। पिछले जनगणना में थीम क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 के जनगणना में थीम रखा गया था। 21 में रखा गया है जन भागीदारी से जन कल्याण। देखिए, जनगणना 2011 भी 2 चरणों में कराए गए थे, और जनगणना 2021 भी 2 चरणों में हो रही है। जनगणना 2021 जो है ये देश में 16वें क्रमांक की जनगणना होगी, है ना, 16वें क्रमांक की जनगणना होगी। और अगर आपसे पूछे कि ये कितने भाषा में संपन्न कराए जाएंगे, तो ये 16 भाषा में संपन्न कराए जाएंगे। तो याद रखने के लिए बड़ा अच्छा है, 16वें जनगणना 16 भाषा में संपन्न कराए जाएंगे। आज़ादी के बाद बात करें कि किस क्रमांक की जनगणना होगी, तो 8वीं जनगणना होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था, और 10 साल पे लगा लीजिएगा तो 8वां नंबर आ जाएगा। जनगणना के इतिहास की बात करें, 1872 में मेमो के समय में हुआ था। 1881 रिपन के समय से लगातार 10 वर्षों पे जनगणना इंडिया में की जाने लगी, है ना। अधिक जानकारी के लिए जनगणना वाले टॉपिक बैच में आप जाके प्ले लिस्ट में वहां से देख सकते हैं, और आपको पीडीएफ भी दे दी गई होगी, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को, देखिए 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन भी उसी दिन होते हैं। तो उसी जन्मदिन के अवसर पे जो है राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं। आपको याद होगा कि गुजरात में जो जगह है केवड़िया, जहां पे स्टेचू ऑफ यूनिटी स्थित है, तो इस केवड़िया का नाम बदल के अब एकता नगर कर दिया गया है, और वहीं से आप एकता दिवस भी मना लेते हो। चूंकि इसका क्या रिलेशन है, हम कैसे लिंक करेंगे, तो आप जानते हैं कि स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंची, जो इस समय दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और इसके मूर्तिकार जो हैं राम सुतार साहब हैं, जो देश विदेश तक अपनी डंका पिटवा चुके हैं, है ना, मूर्ति बनाने के क्षेत्र में। तो काम इतने शिद्दत से करो कि दुनिया जाने, है ना। ये बात अलग है कि हमने नहीं कर पाया। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा वाला बात हमने बता ही दिया। राम सुतार मूर्तिकार हैं, 182 है, दुनिया में सबसे ऊंची है। आज़ादी के बाद देसी रियासत को मिलाने का काम जो है पटेल साहब को ही सौंपा गया था। भारतीय संविधान की जननी मैडम रुस्तम भिखाजी कामा को कहा जाता है। इन्होंने भारतीय भूभाग के बाहर जर्मनी के स्टुगार्ट्स में 1907 में सर्वप्रथम तिरंगा झंडा फहराने का काम की थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होगा। आपसे पूछा गया था दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में कितनी बार अध्यक्षता किए थे, तो 3 बार, और इत्तेफाक से उससे पहले हमने आपको बता रखा था। ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम सर को कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन साहब, जो इसरो के पूर्व चीफ थे, जिनके काल में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, है ना।
जल मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र को कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, पक्षी मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जो है प्रथम महिला पीएम है, प्रथम महिला वित्त बजट पेश करने वाली है, प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी संबंधित थे। इस आंदोलन में पेड़ों के संरक्षण, है ना, पैरों लिखा गया है, करेक्ट करके दूंगा, आप चिंता न करें, समय की अभाव होती है शाम में तो डबल व्यू नहीं मार पाते हैं, है ना। पेड़ों के संरक्षण से संबंधित, अभी मॉर्निंग ड्यूटी चल रहा है, जैसे ही नाइट आएगा तो फिर फुल टाइम है मेरे पास। ठीक है, पेड़ों के संरक्षण से संबंधित थी, जो उत्तराखंड 1973 में चलाया गया था। 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाए गए थे, ध्यान रखेंगे एक साथ, अच्छा रहेगा। 1973 में ही महिला वर्ल्ड कप की भी शुरुआत हुई थी, वुमेन वर्ल्ड कप की, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार आपसे पूछा जाता है कि किस सेक्टर में दिए जाते हैं, तो आप कहते हो वन्य जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। बिश्नोई समाज का संबंध कहाँ से है, राजस्थान से है। अमृता देवी बिश्नोई जो है, कभी अभी आप जैसे चिपको आंदोलन देखते हैं वैसे ही एक आंदोलन राजस्थान में प्राचीन काल में हुई जिनसे संबंधित रही थी, है ना, खेजड़ी के वृक्ष वाला। इनके अलावा बॉल बैडमिंटन खेल में गेंद का रंग क्या होता है, तो बॉल बैडमिंटन खेल में गेंद का रंग जनरली हम पीला रखते हैं। ये सीपीओ 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा बैडमिंटन खेल में कोर्ट की लंबाई कितनी रखी जाती है, देखिए लंबाई जो है सेम ही रखी जाती है, चाहे तो एकल हो चाहे तो डबल हो, है ना, चाहे तो एकल खेल हो, है ना, चाहे तो युगल खेल हो, डबल खेल हो, लंबाई हमेशा सेम रहेगा। बैडमिंटन खेल में ये होता है 13.14 मीटर होता है, सिंगल्स और डबल्स दोनों प्रतियोगिता के लिए, है ना। वहीं सिंगल्स में कोर्ट की चौड़ाई 5.18 मीटर और युगल में कोर्ट की चौड़ाई 6.1 मीटर होती है। एक्चुअली ये जो 6.1 मीटर है एकदम करेक्ट लिखेंगे तो 6.09 मीटर है ये। ठीक है, तो अगर कल हो के एग्जाम में 6.1 ना रहे, 6.09 ऑप्शन रहे तो इसे टिक करना है, यानी एक से कुछ कम होता है। ठीक है, इसके अलावा बैडमिंटन मैच में 21 अंकों के लिए 3 सेट गेम खेले जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में बॉल की कलर क्या होती है, रेड होती है। वनडे क्रिकेट में बॉल की कलर अब क्या होती है, व्हाइट होती है ना। वनडे क्रिकेट में एक बॉलर अधिकतम 10 ओवर तक बॉलिंग कर सकता है। T20 क्रिकेट में एक बॉलर अधिकतम 4 ओवर तक बॉलिंग कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इसके अलावा मार्च 2024 पैरा ओलंपिक समिति में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये श्री देवेंद्र झाझड़िया साहब को नियुक्त किया गया है। देवेंद्र झाझड़िया भारत सरकार के तीसरी सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहला पैरा एथलीट है जिन्हें 2022 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक खेलते हैं, जैसे आप नीरज चोपड़ा को जानते हो, अनु रानी को महिला में जानते हो, वैसे ही आप जो है पैरा ओलंपिक में इन्हें जानिए। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में करी गई थी सर दोराबजी टाटा के द्वारा, और प्रथम अध्यक्ष भी इन्हें ही माना जाता है, सर दोराबजी टाटा को। वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा मैडम है, जिसे पयोली एक्सप्रेस या खेल जगत की उड़न परी या गोल्डन गर्ल कहा जाता है, और पीटी उषा जो है प्रथम महिला अध्यक्षा भी हैं इस समिति के अंदर। मार्च 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच के रूप में हरिंदर सिंह ने जो है शपथ लिए हैं, तो इन्हें भी याद रखें, आपके एग्जाम में आने के लिए सभी क्वेश्चन आतुर हैं। महिला क्रिकेट टीम के नए कोच अमोल मजूमदार जो है बनाए गए हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में होती है, मुख्यालय बम्बई में है। प्रथम अध्यक्ष आर ग्रंट गोवन थे, अभी का जो अध्यक्ष हैं वर्तमान वो रोजर बिनी है गांगुली साहब के बाद, और सचिव कौन है तो जय शाह है। जय शाह जो है एसीसी में अध्यक्ष भी हैं, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल में 3rd टाइम के लिए चुने गए हैं। ठीक है, भारतीय फुटबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा डिफेंडर्स 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं, देखिए क्वेश्चन वहां चला गया है सड़क के, है ना, तो ये भारत और यूएसए के बीच किया जाता है ना, इंडिया प्लस यूएसए के बीच किया जाता है। एक तो यहाँ से आप लिख लेंगे, एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, पॉइंट ऊपर चला गया एक्चुअली, है ना। अभ्यास याद रहेगा भैया, ये डिफेंडर 2024 अभी अभी हुआ है, ये भारत और यूएसए के बीच होता है। ठीक है, धर्म गार्जियन जो होता है ये भारत और जापान के बीच करे जाते हैं। संयुक्त सैन्य
अभ्यास समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण जो है ये आपका भारत और मलेशिया के बीच आयोजित करे जाते हैं। लिमटीए ये भारत और सेशेल्स के बीच कराए जाते हैं, पहले भी बता चुका हूँ इसको। अजय बारियर पिछले साल भी बताया था, भारत और ब्रिटेन के बीच कराए जाते हैं, कभी भी पुराना नहीं होगा, पूछे जाएंगे। जैसे मित्र शक्ति, हैंड इन हैंड, सूर्य किरण, गरुड़, है ना, ये सभी आज भी पूछे जाते हैं। तो आपको जो है एनिशिएंट मान के छोड़ना नहीं है, कहीं ना कहीं दिमाग खोपड़ी में जरूर रखना है। अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान, जिमेक्स भी होता है। भारत और सऊदी अरब के बीच जो सैन्य अभ्यास चला है इसका नाम है सदा तांसिक, है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ एक अभ्यास है जो लेटेस्ट है, बाद बाकी पुराने तो हम करा ही दिए हैं, आपको ध्यान रखिएगा। प्रो कबड्डी लीग 2024 में कितने टीम शामिल थे? एक से एक वीआईपी क्वेश्चन आपके लिए। तो 12 टीम शामिल था प्रो कबड्डी लीग 2024 के अंदर। प्रो कबड्डी लीग 2024 के विजेता है पुनेरी पल्टन और उपविजेता है हरियाणा स्टीलर्स। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में करी गई थी। प्रो कबड्डी लीग में सबसे अधिक बार विजेता जो है पटना पायरेट्स हैं, 3 बार जीते हैं इस प्रतियोगिता को, ध्यान रखेंगे। आईपीएल 2024 में 10 टीम जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। WPL 2024 में 5 टीम ने भाग ली थी, विजेता आरसीबी रहा था, है ना। वर्ल्ड कप 2023 में जो 10 टीम भाग लिए थे, आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप 2023 में वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे आपको नहीं देखे, जो जनरली आपको दिखता था, ठीक है। ये दोनों नहीं दिखे क्योंकि ये दोनों क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। छोटकू टीम में बात करेंगे तो नीदरलैंड आपको देखने को मिला था, है ना, वर्ल्ड कप 2023 में। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीरता की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो जो वीरता का मूर्ति का अनावरण है ये असम के जोरहाट में किया गया है ना। आपको याद होगा पिछले साल अप्रैल में असम के जो है आपका, है ना, गुवाहाटी में पूर्वोत्तर का पहला एम्स का उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब किया और कई बार आपके एग्जाम में छपे। उसी प्रकार से ये भी छप सकते हैं, ध्यान रहे, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन, इनका नाम है भाई, इन्हीं की प्रतिमा है ना, जिसका नाम दिया गया है आपका वीरता का मूर्ति, जो असम के जोरहाट में है। अनावरण कौन किए? मोदी साहब। जनवरी 2024 में, ये वाला लाइन को जरा बहुत ज़्यादा तजब्बो दीजिएगा, आपके एग्जाम में आने के लिए बेकरार है। जनवरी 2024 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक साथ बीआरओ निर्मित 35 महत्वाकांक्षी परियोजना को जो है हरी झंडी दिया गया, है ना, जिसमें आपका 29 पुल है और 6 सड़क है, 29 6 हो गया 35, ठीक है भाई। परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सम्मिलित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है आपके पास? इसमें कई तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा कि एक साथ इसमें किए कौन से राज्य शामिल नहीं है, कितने पुल थे, कितने अन्य थे, है ना, एक साथ कितने किए। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो है बजट में कितने वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने का निर्णय लिया गया, एक साथ कितने चीज़ों को जो है, जैसे अभी एक साथ जो है 5 एम्स का उद्घाटन मोदी साहब हाल में ही किए हैं। तो ये सब कुछ आंकड़े जरूर ध्यान रखें, है ना। टीचर्स डे पे कितने टीचर को प्राइज दिया गया, कुल कितने पद्म अवार्ड बांटे गए, है ना, कुल कितने झांकियां जो है इस बार गणतंत्र दिवस में शामिल हुआ था, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंसी रखती है आपके एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम शामिल थे, जो आपका बीआरओ निर्मित 35 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को एक साथ राजनाथ सिंह ने जो है उद्घाटन किए, है ना भैया। इनके अलावा बीआरओ की स्थापना 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य काम क्या होता है? तटवर्ती इलाके में जो है रोड बनाना और उसके रखरखाव करना। ये अगला प्रश्न है, नक्युलुम उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये नक्न्युलुम इस प्रकार से नाम है यार। तो ये है आपका नागालैंड में, ये नागालैंड में मनाया जाता है, नाम भी उसी प्रकार से है ना। नागालैंड में नक्युलुम, तो नागालैंड 9 से नक्युलुम, तो आप थोड़ा सा मिल रहा है तो याद रखने के लिए सही है। नागालैंड के अन्य प्रमुख त्योहार में आएंगे तो हॉर्नबिल प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। एक बार और देख लीजिए, क्या है नाम? नक्न्युलुम, ठीक है ना, नक्न्युलुम। इसमें जो है आपका चांग सांग नृत्य का आपने नाम सुना होगा। चंग अभी आपने देखा कि राजस्थान में होता है, एक चंग संग नृत्य होता है, चांग सांग नृत्य होता है। ये चांग सांग नृत्य इसी फेस्टिवल में मेन जो है शोभा बढ़ाते हैं, जैसे गणगौर में घूमर बढ़ाते हैं, जैसे आपका मणिपुर में याओ सांग एक फेस्टिवल है जो होली के जैसा है ना। यहाँ पे थबल चुंगवा नृत्य होता है,
इसी फेस्टिवल के अवसर पे। तो वैसा ही यहाँ पे जो नक्की-न्यूलुम उत्सव है, इसी में चांग सांग नृत्य होता है नागालैंड के अंदर, और चंग खाली कहेगा तो राजस्थान का नृत्य है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। नागालैंड के प्रमुख त्यौहार हॉर्नबिल, ये 2000 ईस्वी से मनाई जाती है 1 से 10 दिसंबर के बीच, इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। नागालैंड के अन्य प्रमुख त्यौहार में आएंगे तो मीमकूट होता है, सक्रेनी होता है, आओलेंग फेस्टिवल, मोत्सोमोंग, तुलूनी फेस्टिवल, यमसे त्यौहार, ये सब नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड के प्रमुख नृत्य में आएंगे तो नागा नृत्य, इसे याद नहीं रखना है क्योंकि ये नागालैंड से मिलता जुलता है। मयूर नृत्य, तितली नृत्य, लेकिन बाघा नाच अलग राज्य का है, बाघा नाच ये एक अलग राज्य का है, बाघा नाच। इसके अलावा चांग सांग नृत्य, जैसा कि मैंने कहा कि इसी त्योहार के अवसर पर करी जाती है। सुआ लुला, कुकी नृत्य, ये सभी के सभी आपका जो है नागालैंड में होती है। जनगणना 2011 में एकमात्र ऐसा राज्य जो नकारात्मक वृद्धि दर्शाया था, ये है नागालैंड, माइनस के 0.6%। देश में पहला पेपर रहित विधानसभा ये नागालैंड का ही है। रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर कब बैठी थी, तो ये 1236 में बैठी थी और 12 से 40 तक जो है अपनी कार्यभार को देखी थी। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश 1211, है ना। ये दोनों में क्या लोचा है, तो अगर जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहेगा तो भगवान महावीर या 24वें तीर्थंकर होते हैं। उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था, लेकिन नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की ही पुत्री थी, जो अपने पिता इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठी थी। रजिया का कार्यकाल 12 से 36 से 40 तक रहा था। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुआ था, और आपको याद होगा कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि अमुक शासक ने अमुक जगह का सेनापति या फिर उच्चायुक्त या फिर जो भी कुछ इक्तादार किसे नियुक्त किया था। तो उसी प्रकार से ये जो रजिया है ना, अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तादार नियुक्त किए थे, ठीक है। बाद में अल्तुनिया से शादी कर लिए रजिया। इनके अलावा दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया। आप सभी को कब से बता रहा हूँ, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। प्रथम की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां और बहलोल लोदी, है ना, इनके प्रथम शासक होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन अवधि 1225 से 1351। डायरेक्ट इनके ईस्वी पूछा जाता है क्योंकि इनके ईस्वी से रिलेट करके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ तो उस समय सल्तनत पे किसकी शासन थी, तो भी आपका MBT होता है, मोहम्मद बिन तुगलक होता है। हरिहर एवं बुग्गा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किए थे, तो इसी स्लाइड के बीच में तो आ जाएगा, 1325 से 51 के बीच में 1336 है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था, जो रेहला नामक एक अरबी भाषा की ग्रंथ लिखे थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तुगलक वंश ने 5 वंशों में सबसे अधिक दिन तक शासन किया, 1320 से 1414 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से जैविक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है। देखिए, उत्प्रेरक हमने पहले आपको बता दिया है क्या होता है। कैटालिस्ट किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेके प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है बिना स्वयं को बदले हुए, ये है उत्प्रेरक का डिफिनेशन। तो यहाँ पे जैविक उत्प्रेरक है। जैविक उत्प्रेरक आप एंजाइम को कहते हैं। किसे कहते हैं? एंजाइम को कहते हैं। एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस महोदय ने किए थे। शरीर में एंजाइम का निष्कासन बाह्य स्रावी ग्रंथि से होती है। देखिए, शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथि बता दिए हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाह्य स्रावी ग्रंथि, और एक आपका मिक्सर ग्रंथि, यानी जो मिक्स रहता है, दोनों का काम करता है, उसे मिक्सर ग्रंथि कहते हैं। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ अंतःस्रावी क्या होता है और बहिस्रावी क्या होता है, तो समझाने की जरूरत नहीं है। वो भी समझा चुका हूँ कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, सबसे छोटू जो है पिट्यूटरी है, ठीक है। इसके अलावा फिर से बता देता हूं, जो ये बहिस्रावी ग्रंथि होती है ना, इससे आपका एंजाइम वगैरह निकलते हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उससे आपका निकलता है हार्मोन, ठीक है। और आप जानते हो कि पंक्रियाज जो है, अग्नाशय जो है, ये मिश्रित ग्रंथि है। कहने का मतलब ये हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। एंजाइम की बात करेंगे तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये भी जो है निकालता है ना। और आपका जो है हार्मोन की बात करेंगे तो इंसुलिन निकालता है। तो इसी कारण से जो है ये आपका क्या है भाई, तो मिश्रित ग्रंथि में आ जाता है आपका अग्नाशय, ठीक है। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है एंजाइम का
का क्या काम है, तो आप पाचन वगैरह में मदद करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये ट्रिप्सिन किसके पचाने में मदद करते हैं, तो प्रोटीन के, एमाइलेज स्टार्च के पाचन में, और लाइपेज वसा के पचाने में मदद करते हैं। बाद बाकी पेप्सिन और रेनिन छूट रहा है, ये भी आपसे पूछा जाता है। देखिए पेप्सिन और रेनिन दोनों जो है प्रोटीन के पाचन में ही मदद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ये जैसे ये जो है सरल प्रोटीन में तोड़ता है, वहीं रेनिन जो है दूध से आए हुए प्रोटीन जो केसीन होता है उस पे काम करता है। ठीक है, एक मुंह में पाया जाने वाला लार में एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। ये टाइलिन नामक एंजाइम जो है ये स्टार्च पे काम करता है, पचाने में मदद करता है, मांड को पचाने में मदद करते हैं। आई होप आप बायोलॉजी के पाचन वाले बात बहुत कुछ यहाँ पे सीखे। हम चलते हैं आगे। शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलती है, और सीधा सीधा बताया था कि हार्मोन का असर पूरे शरीर पे होता है, जबकि एंजाइम वगैरह का असर किसी पार्टिकुलर जगह तक ही सीमित रहती है। ठीक है, इसके अलावा उत्प्रेरक है ना, किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेकर प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं बदलते हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में पैलिडियम, पैलिटिनियम और आपका निकेल ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। हाइबर प्रोसेस से अमोनिया NH3 के उत्पादन में लोहे का चूर्ण फेरस जो है आपका कैटालिस्ट का काम करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर साहब है। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता कहा जाता है। मंदिर प्रवेश आंदोलन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा चलाया गया था 1927 में। ठीक है, इसके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भी भीमराव अम्बेडकर साहब ने ही किए थे। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अन्य पुस्तकों में आएंगे तो वेटिंग फॉर वीजा, ये कई बार जो है SSC फेज 12 होता है कि 10 होता है, इस एग्जाम में काफी बार पूछे गए थे। 10 भी होता है, 12 भी होता है, कभी कभी मजाक करना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे 30, 31, 32 में, और वहां पे प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, रैमजे मैकडोनाल्ड, और महात्मा गांधी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में पार्टिसिपेट किए थे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल 32 है, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा माना है, और इसी आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करने का काम करते हैं, ये आपको भी विदित होगा। भारतीय संविधान में जो है, भारतीय संविधान का जो अंग्रेजी पांडुलिपि है यानी हस्तलिखित, ये प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखे गए। वही हिंदी में जो पांडुलिपि लिखा गया, ये श्री बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजी पांडुलिपि या हिंदू पांडुलिपि किसके द्वारा लिखा गया, तो भीमराव अम्बेडकर टिक करके आ जाते हैं, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जनवरी 2024 तक देश में कुल कितने LPG कनेक्शन जो है प्रदान किए जा चुके हैं, तो 10 करोड़ से अधिक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में करी गई थी। ये BPL परिवारों वाले जो है गरीब परिवार, उनको जो है फ्री में LPG कनेक्शन देने का काम किया जाता था इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आया था, जो है 2023 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार लगभग 51.4 करोड़ खाता खोले जा चुके हैं, और सबसे अधिक खाता आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। 31 दिसंबर 2023 तक लाभार्थी की जो सीमा है ये 6 करोड़ से अधिक हो गई है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना में एज फैक्टर क्या है, 40 से 50 साल, 40 से 60 साल, 18 से 40 साल, इस प्रकार मैं कुछ ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं, आप अपने मन से सोच के मुझे बताइएगा। कई बार बता चुका हूं, 3 चीज की एज फैक्टर बताया हूं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इन तीनों की एज फैक्टर मेरे ख्याल से मैं कम से कम 8 बार बता चुका हूं आपको, तो थोड़ा बहुत तो टेस्ट आप भी दे दो, है ना। तो भैया अटल पेंशन योजना की एज फैक्टर जरूर बता देना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना की शुरुआत 2019 में करी गई थी। 31 दिसंबर 2023 तक लाभार्थी की जो सीमा है ये 50 लाख के करीब हो गई है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पिछले बार जो MTS का एग्जाम हुआ वहां पे पूछा गया था कि अमुक समय तक है ना जनधन खाता जो है कितने खुल गए हैं। अब फिर अगले शिफ्ट में पूछा कि सबसे अधिक किस राज्य में खुले हैं, इसीलिए बता रहा हूं। हर तरीके से मैं आपको तैयार कर रहा हूं, बस साथ दीजिए, है ना। कुछ अन्य योजना जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में आया था, इसमें मैक्सिमम लोन की सीमा कितनी है ना, 10 लाख रुपए। कितना क्वेश्चन पूछूं, 2-3 पूछ चुका हूं, आपको वही जवाब देना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में आया था, ये जो है आपका नुक्कड़ यानी रेहड़ी पे विक्रेता के लिए चलाया गया था, छोटा सा लोन देते हैं। पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में मराठा तोपखाना का नेतृत्व किसने किया था। आपको याद होगा कि CGL मेंस था या फिर CHSL का एग्जाम था जिसमें पूछा गया था कि पानीपत के थर्ड लड़ाई में मराठों का सरदार कौन था, तो आपका आंसर होता सदाशिवराव भाऊ, है ना। तो उसी प्रकार से जो मराठा का जो तोपखाना था उसमें जो संचालक थे ये इब्राहिम खान गर्दी थे, तो इन्हें भी ध्यान रखना है, ठीक है।
पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और इसी युद्ध में यानी थर्ड युद्ध में 1761 में मराठा सरदार की सेनापति सदाशिवराव भाऊ हुआ करते थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं और सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अलग से पूछ लिया जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। मुबैयायान पद्धति शैली जो है ये बाबर का ही देन है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाबर को काबुल में दफनाया गया उनके इच्छानुसार। बाबर खुद एक डायरी लिखे जिसे बाबरनामा कहते हैं। ये तुर्की भाषा में लिखे गए हैं, एक किताब है, इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है ना। तुर्की नहीं रहेगा ऑप्शन में तो चगताई रहेगा, ठीक है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 1556 में अकबर की विजय होती है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक 1576 और अकबर के बीच। अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह। तो ये भी पूछे जाते हैं। शतरंज के खेल में प्यादा की संख्या कितनी होती है? देखिए शतरंज के खेल में जो सैनिक होते हैं उसे आप प्यादा कह सकते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पास्ट में एसएससी ने पूछा है। शतरंज खेल का प्रारंभिक नाम चतुरंग हुआ करता था, जो इंडिया में 7वीं सदी में पनपा था, ठीक है। लेकिन बाद में ये यूरोप में गया और यूरोप में जो आधुनिक शतरंज है वो यूरोपियन स्टाइल है। लेकिन पहले जो स्टार्ट करते हैं ना, जैसे ओलंपिक भी प्राचीन काल में स्टार्ट हुई थी 776 बीसी में। आप सोच सकते हैं कि आज से लगभग 3100 वर्ष पहले, ठीक है। फिर बाद में ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुआ। उसी प्रकार से जो शतरंज है वो इंडिया में कहीं ना कहीं ओरिजिन मानी जाती है। उस समय इसका नाम चतुरंग हुआ करता था। शतरंज खेल एक बोर्ड पे खेला जाता है जिसमें 64 वर्गाकार घर होते हैं जो 2 भागों में बांटे होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से बंटे होते हैं और ये 32 घर जो है रहते हैं एक एक आदमी के, जो 2 कलर के होते हैं जनरली, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं घर। अब इसमें गोटी की बात कर लेते हैं तो एक पक्ष में 16 गोटी, दूसरे पक्ष में 16 गोटी, यानी 32 गोटी होते हैं, 64 घर होते हैं, ठीक है। तो 16 गोटी में एक आपका किंग होता है, एक क्वीन होता है, 2 हाथी, 2 ऊंट, 2 घोड़ा तथा 8 प्यादा होते हैं। जरूर ध्यान रखें, शतरंज से पास्ट में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी आप जानते हैं कि डी गुकेश कारनामा कर लिए हैं तो और भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। शतरंज खेल की शासी निकाय कौन है? फिडे, इसको बोलते हैं वर्ल्ड चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना 1924 में किया गया था। भारत के लिए शतरंज में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है प्रथम। महिला ग्रैंड मास्टर महिला में प्रथम एस विजयलक्ष्मी, सुब्बारामन विजयलक्ष्मी। FIDE विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय विश्वनाथ आनंद है और सेकंड आर परागनंदा। तो दोनों जो है ध्यान रखिएगा, दोनों फाइनल तक पहुंचे हैं। भाई बहन की एकमात्र ग्रैंड मास्टर जोड़ी कौन है भैया? तो आर वैशाली रमेश बाबू और आपका जो है आर परागनंदा, ये दोनों भाई बहन हैं। शतरंज वर्ल्ड कप 2023 अजरबैजान में हुआ था, जहां विजेता मैग्नस कार्लसन और उप विजेता आर परागनंदा। मेवाती घराना के संस्थापक कौन है? घग्गे नजीर खान। कौन है? घग्गे नजीर खान। प्रसिद्ध रामपुर घराना के संस्थापक कौन है? इनायत खान। घराना से काफी क्वेश्चन आते हैं, ई बुक वगैरह में भी मिलेगा आपको। मेवाती घराने की स्थापना इंदौर के उस्ताद घग्गे नजीर खान, उस्ताद वाहिद खान, संबंधित कलाकार पंडित जसराज, मोतीराम, मनीराम, संजीव अभयंकर, ये सभी मेवाती घराने के जो हैं प्रमुख उस्तादों में से हैं। किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, ये दोनों का नाम आते हैं। इस घराने में प्रमुख कलाकार पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, अभी निधन हो गए इनके हाल में ही, मानिक वर्मा, ये सभी के सभी जो है किराना घराना में आ जाएंगे। ग्वालियर घराने में हस्सू खान, हद्दू खान और नत्थू खान। प्रमुख कलाकार ओंकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, रघुपति राघव राजाराम। तो ये सभी के सभी जो हैं आपके ग्वालियर घराने में आ जाएंगे। आगरा घराना हाजी सुजान खान के द्वारा स्थापित किए गए थे। इनके प्रमुख कलाकार लताफत हुसैन, दिनकर कांकनी, फैयाज खान। बनारस घराने के संस्थापक पंडित राम सहाय, इसमें शंभू समीर, गोपाल मिश्रा, हनुमान प्रसाद मिश्र, नारायण विनायक, पंडित रविशंकर सितार वादक, ये भी बनारस घराने में ही आ जाते हैं। इनके अलावा रामपुर घराना बता दिए थे, इनायत खान। इनके प्रमुख कलाकार उस्ताद राशिद खान, इनका पिछले साल निधन हो गया था, है ना। पंडित बिरजू महाराज, ये आते हैं कालका बिंदा दिन लखनऊ घराने से आते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये कथक नृत्य के महान उस्ताद थे। पटियाला घराना फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श, बड़े गुलाम अली खान, अजय चक्रवर्ती, राजा अली खान, बेगम, है ना, बेगम अख्तर, ये सब जो है आपके पटियाला घराना में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, है ना, अपने दोस्तों में भेजिए जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक सटीक वे में कम
पढ़ के भी जो है किया जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। मैं इसी पे काम करते आया हूँ और अच्छा खासा सफलता भी हाथ लगी है। तो अगर किसी बच्चे को टुडे एग्जाम की कोई भी है ना PDF ई बुक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।